करेंगे एंशंट हिस्ट्री के एक इंपॉर्टेंट पीरियड की, जिसकी शुरुआत आर्यंस के इंडियन माइग्रेशन से हुई। इंडस वैली सिविलाइजेशन अराउंड 1500 बीसी में एंड हुआ। इसके बाद वैदिक पीरियड नेक्स्ट मेजर सेटलमेंट के रूप में उभर कर आया। वैदिक सिविलाइजेशन 1500 बीसी से करीब 500 बीसी तक चला, जिसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अर्ली वैदिक एज, जो 1500 से 1000 बीसी तक चला, इस पीरियड में ऋग्वेद को कंपाइल किया गया, इसलिए इसको ऋग्वैदिक एज भी कहा जाता है। लेटर वैदिक एज, जो 1000 से 500 बीसी में एंड हुआ, इस एज में ऋग्वेद के अलावा और टेक्स्ट्स का कॉम्पोजिशन हुआ, जैसे अदर थ्री वेदास, ब्राह्मणास, अरण्यकास, उपनिषद्स एटसेट्रा। इस लेक्चर में हम अर्ली वैदिक एज के बारे में जानेंगे। अराइवल ऑफ इंडो आर्यंस। दोस्तों, ऋग्वैदिक एज की शुरुआत इंडो आर्यंस और इरेनियंस के माइग्रेशन से स्टार्ट होती है। आर्यन कल्चर के मेन फीचर्स की इंफॉर्मेशन हमको वैदिक, इरेनियन और ग्रीक टेक्स्ट्स के माध्यम से मिलती है। इसमें मेन टेक्स्ट्स हैं ऋग्वेद, ज़ेंड-अवेस्टा, होमर्स इलियड और ओडिसी। आर्यंस एक सेमी नोमैडिक ट्राइब थी, जिनकी सोसाइटी पास्टोरल इकोनॉमी पर बेस्ड थी। आर्यंस कहां से माइग्रेट हुए, ये डिबेटेबल है। डिफरेंट हिस्टोरियंस और एक्सपर्ट्स ने अलग अलग थियरीज दी हैं। कुछ मानते हैं कि इनका ओरिजिन सेंट्रल एशिया में था, और कुछ का मानना है कि ये रशिया के स्टेप्स से इंडिया में आए। बाल गंगाधर तिलक की बुक द आर्कटिक होम इन द वेदास में उन्होंने आर्यंस का ओरिजिन आर्कटिक रीजन को बताया, और यह भी माना जाता है कि हिंदू कुश माउंटेन्स के खाइबर पास से आर्यंस ने इंडिया में एंट्री की। खैर, मोस्ट एक्सेप्टेड थियोरी यह है कि आर्यंस इमिग्रेंट्स की तरह इंडिया में आए। ईस्टर्न अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब और वेस्टर्न यूपी के बॉर्डर्स में ये रहते थे। अफगानिस्तान की रिवर कुबा और सिंधु यानी इंडस रिवर और उसकी 5 डिस्ट्रीब्यूटरीज यानी झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज का मेंशन ऋग्वेद में देखने को मिलता है। एक और रिवर सरस्वती का मेंशन भी किया गया है, जो कि हरियाणा राजस्थान के एरिया में थी। ये पूरा रीजन जहां इनिशियली आर्यंस ने अपना सेटलमेंट किया, उसको लैंड ऑफ 7 रिवर्स कहा जाता है। अब नजर डालते हैं वैदिक एज के सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट पर। ऋग्वेद। वेदास में ऋग्वेद ही सबसे पहला वेद है। इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज में ऐड किया है। इसमें 1028 हिम्स हैं, जिनको 10 मंडलास में डिवाइड किया गया है। ऋग्वेद एक प्रेयर्स की कलेक्शन है, जो अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण और अदर गॉड्स को ऑफर की गई है। कुछ पोएट्स और सेजेस की फैमिलीज ने इन्हें लिखा है। 10 मंडलास में से 2 से लेकर 7 तक इसके अर्लीस्ट पार्ट्स हैं। मंडलास 1 और 9 लेटेस्ट एडिशंस हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था कि आर्यन कल्चर के रेफरेंसेस हमको दूसरे रिलीजियस टेक्स्ट्स में भी देखने को मिलते हैं। तो आइए आगे बढ़ने से पहले इस एस्पेक्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। अदर टेक्स्ट्स। ज़ेंड-अवेस्टा को रफली 1400 बीसी और इलियड को 900 से 800 बीसी में एट्रीब्यूट किया जाता है। इन सभी टेक्स्ट्स का कल्चरल कंटेंट लेट नियोलिथिक और अर्ली ब्रॉन्ज एजेस में रखा जा सकता है। इनके कंटेंट्स ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल एशिया को कवर करते हैं, जो ज्योग्राफिकली इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, एनाटोलिया और ग्रीस से लिंक्ड हैं। इस टेरिटरी के एक मेजर पोर्शन में कम्युनिटीज इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का यूज करती आई हैं। इंडो आर्यन लैंग्वेज इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ग्रुप का ही एक पार्ट है। ये जान लें कि ऋग्वेद को इंडो आर्यन लैंग्वेज में ही कंपोज किया गया था, जिसको वैदिक संस्कृत कहा जा सकता है। जो संस्कृत आज हम जानते हैं, वो वैदिक संस्कृत से ही डिराइव हुई। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के स्पीकर्स में सिमिलर जेनेटिक सिग्नल्स देखने को मिलते हैं, जैसे सेंट्रल एशियन स्टेप्स, और इंडो आर्यन स्पीकर्स में सिमिलर जेनेटिक सिग्नल्स मिले। हॉर्स आर्यन कल्चर का एक इंपॉर्टेंट ट्रेट था। ऋग्वेद में इसको अश्व बोला गया है, जिसके सिमिलर वर्ड्स हमको संस्कृत, अवेस्तान, ग्रीक, लैटिन और अदर इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में देखने को मिलते हैं। अवेस्टा में मित्रा की प्रेयर्स में लगातार हॉर्स और चैरियट का मेंशन देखने को मिलता है। ऋग्वेद में गॉड मित्रा यही माने जाते हैं। इलियड और ओडिसी में भी हॉर्सेस के रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं।
हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स का वाइड यूज सभी टेक्स्ट्स में देखने को मिलता है। वाजपेय सैक्रिफाइस, जिसका मेंशन लेटर वैदिक टेक्स्ट्स में मिलता है, एक ग्रीक प्रैक्टिस भी हुआ करती थी और होमर ने इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है। आर्यन कल्चर में हमें बर्च वुड का यूज देखने को मिलता है। संस्कृत में बर्च को भुर्जा कहा गया है और इसी के सिमिलर वर्ड्स हमें 6 इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में देखने को मिलते हैं। क्रिमेशन भी एक इंपॉर्टेंट आर्यन ट्रेट हुआ करता था। ये प्रैक्टिस वैदिक, अवेस्तान और होमरिक टेक्स्ट्स में भी देखने को मिलती है, लेकिन इसका कोई भी रेफरेंस मैच्योर हड़प्पन कल्चर में देखने को नहीं मिला है। अवेस्टा और ऋग्वेद दोनों में ही फायर वर्शिप काफी इंपॉर्टेंट बताई गई है। कल्ट ऑफ सोमा, जिसको अवेस्टान लैंग्वेज में होमा बोला गया है, सिर्फ इरेनियन और वैदिक लोगों तक ही कन्फाइंड रहे। इसी तरह के कई रेफरेंसेस हमको ऋग्वेद और दूसरे रिलीजियस टेक्स्ट्स में देखने को मिलते हैं। अब बढ़ते हैं ऋग्वैदिक कल्चर के पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल फीचर्स की तरफ। पॉलिटिकल लाइफ। ऋग्वैदिक कल्चर में ट्राइब को जन बोला जाता था और ट्राइबल चीफ को राजन, गोपति या गोपा यानी प्रोटेक्टर ऑफ काउ बोला जाता था। चीफ क्वीन को महिषी कहते थे। राजन की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जन और कैटल को एनिमीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इसके अलावा जन के बिहाफ पे गॉड से प्रे करना भी उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इतिहासकारों की माने तो ऋग्वैदिक पीरियड में राजन की पोजीशन हेरिडिटरी थी, जो कि एक मोनार्कियल सेटअप में होता है, लेकिन इलेक्शन के कुछ इंस्टेंसेस भी मिले हैं जो कि ट्राइबल असेंबली यानी समिति के द्वारा किया जाता था। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन कुछ इस प्रकार था। पुरोहित वर्ग मेनली रिचुअल्स कराते थे। इसके बदले में उनको दान यानी गिफ्ट्स और दक्षिणा दी जाती थी। आर्मी का एक चीफ होता था जिसको सेनानी बोलते थे। टेरिटरी को कंट्रोल करने के लिए एक ऑफिसर होता था जिसको व्रजपति बोलते थे। विलेज के लीडर को ग्रामीणी कहते थे। दोस्तों, ये जानना जरूरी है कि टैक्स कलेक्शन और जस्टिस एडमिनिस्टर करने के लिए कोई भी ऑफिसर अपॉइंट किया गया हो, इसका कोई एविडेंस नहीं मिला है। ऋग्वेद में कई असेंबलीज का मेंशन किया गया है। सभा, जो कि एलिट्स की एक छोटी सी बॉडी थी। समिति, जो कि जनरल पब्लिक मेंबर्स से बनी एक बड़ी फोक असेंबली थी। इसका लीडर राजन हुआ करता था। विदाथा, जो कि एक ट्राइबल असेंबली थी, और गण, जो कि ट्रूप्स हुआ करते थे। सभा और विधाता में वुमेन पार्टिसिपेशन भी देखने को मिलता था। राजन के पास कोई रेगुलर आर्मी नहीं हुआ करती थी, लेकिन वॉर के समय छोटे छोटे ट्राइबल ग्रुप्स यानी गणों को ज्वाइन करके एक मिलिशिया यानी आम जनता से बनी एक आर्मी इकट्ठी की जाती थी। वॉर में सोर्ड्स, बोज, एरोज और हेलमेट्स का यूज किया जाता था। आर्यंस के सर्वाइवल के लिए उनके सामने मेनली 2 तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स थे। पहला, जिसमें वो इंडिजिनस लोगों से कॉन्फ्लिक्ट में आए। ऋग्वेद में इस तरह की एक बैटल का मेंशन किया गया है जिसमें भरत किंग दिवोदासा ने इंडिजिनस पीपल दासास के रूलर संबारा को डिफीट किया। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट था जिसमें आर्यन कम्युनिटीज खुद ही आपस में वॉर्स में इंगेज्ड रहीं। यहां पर बैटल ऑफ 10 किंग्स का मेंशन आता है। यह बैटल परुष्णी यानी रवि रिवर के तट पर हुआ। यह बैटल भरत चीफ सुदास और 10 दूसरी ट्राइब्स के बीच हुआ। इन 10 ट्राइब्स में से 5 आर्यन ट्राइब्स थी और 5 नॉन आर्यन। 5 आर्यन ट्राइब्स को पंचजना बोला जाता था। इसमें इंक्लूडेड थी यदु, तुर्वाशा, पुरु, अनु और ध्रुयु। खैर, बैटल ऑफ 10 किंग्स में भरत चीफ सुदास ने 10 ट्राइब्स को डिफीट करके अपनी सुप्रेमेसी एस्टैब्लिश की। भरताज ने आगे चलकर पुरु ट्राइब से हाथ मिलाकर कुरु ट्राइब को एस्टैब्लिश किया और पांचालास के साथ मिलकर अपर गैंजेटिक बेसिन में अपना वर्चस्व बनाया। यहां ये बता दें कि इसी ऋग्वेद में मेंशन की गई यही भरत ट्राइब से ही भारत वर्ष कंट्री का नाम प्रचलित हुआ। आइए अब जानते हैं सोशल लाइफ के बारे में। सोशल लाइफ। दोस्तों, ऋग्वैदिक सोसाइटी के सोशल स्ट्रक्चर का बेसिस था किनशिप। कुल यानी फैमिली बेसिक यूनिट थी
और कुलपा फैमिली के हेड को बोला जाता था। हर फैमिली एक बड़े ग्रुप का हिस्सा थी जिसे विस यानी क्लैन बोला जाता था। कुछ क्लैन्स मिलकर जन यानी ट्राइब बनाते थे। जन सोसाइटी का लार्जेस्ट सोशल यूनिट था। फैमिली एक पेट्रियार्कल फैमिली थी यानी फादर हेड ऑफ द फैमिली थे। मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश हो चुका था और चाइल्ड मैरिज का भी कोई एविडेंस देखने को नहीं मिलता। सती और पर्दा सिस्टम भी चलन में नहीं था। रीमैरिज के कुछ इंस्टेंसेस मिलते हैं। मैरिजेस जनरली मोनोगेमस ही थी, यानी एक टाइम पर एक ही पर्सन से मैरिज होती थी, लेकिन पॉलीगमी के भी कुछ इंस्टेंसेस मिले हैं। सोसाइटी कास्ट लाइंस में डिवाइडेड नहीं थी और ऑक्यूपेशन बर्थ पर बेस्ड नहीं था। अलग अलग ऑक्यूपेशंस के लोग भी सेम क्लैन से बिलोंग करते थे। लोगों के फिजिकल अपीयरेंस को लेकर भी ऋग्वेद में थोड़े इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं। इनिशियल स्टेज में वर्ण को पर्सन के कलर से एसोसिएट किया जाता था। कलर डिस्टिंक्शन के चलते ही एक तरह के सोशल ऑर्डर के फॉर्मेशन की संभावना हो सकती है। सोशल डिविजन्स का मेन फैक्टर इंडिजिनस ट्राइब्स के आर्यंस द्वारा किए गए कॉन्क्वेस्ट को कहा जा सकता है। ऋग्वेद के केवल 10th मंडला के पुरुषुक्ता में ही 4 वर्णास का मेंशन देखने को मिलता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वर्ण सिस्टम मेनली ऋग्वैदिक एज के एंड में इंट्रोड्यूस हुआ। इस समय की वर्ण व्यवस्था में सोशल मोबिलिटी पॉसिबल थी और स्ट्रिक्ट सोशल हायरार्की एब्सेंट थी। इसका मतलब है कि सोसाइटी अभी भी ट्राइबल थी और इगैलिटेरियन यानी समान अधिकारवादी थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऋग्वैदिक सोसाइटी का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या था। ऋग्वैदिक इकोनॉमी। दोस्तों, ऋग्वेद में काऊ और बुल के इतने रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं कि इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऋग्वैदिक पीपल मेनली एक पैस्टोरल पीपल थे। वॉर्स का बेसिक पर्पस काऊ कैप्चर करना ही था, यानी काऊ ही बेसिक वेल्थ थी। काउज के लिए किए जाने वाले वॉर्स को गविष्टि यानी सर्च फॉर काउज बोला जाता था। काउज का इंपॉर्टेंस इस बात से पता चलता है कि प्रीस्ट्स को डोनेशन यानी दान में काउज ही दिए जाते थे। कभी भी लैंड को इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। लैंड एक वेल एस्टैब्लिश्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। गोल्ड कॉइन्स को निक्शा बोला जाता था, जो करेंसी की एक यूनिट थी। कॉइन्स का इस्तेमाल जनरली सिर्फ लार्ज ट्रांजैक्शंस के लिए ही किया जाता था। ट्रेड मोस्टली बार्टर सिस्टम में ही होता था और काउ भी एक वैल्यूएबल यूनिट थी जिसके माध्यम से ट्रेड पॉसिबल हो सकता था। किंगडम सिर्फ बलि यानी वॉलंटरी ऑफरिंग्स पर फंक्शन करता था, क्योंकि किसी तरह का रेगुलर रेवेन्यू सिस्टम नहीं था। ऋग्वेद में कई तरह के क्राफ्ट्स का मेंशन भी किया गया है, जैसे कार्पेंटर, चैरियट मेकर, वीवर, पॉटर, लेदर वर्कर्स एटसेट्रा। चैरियट रेसिंग और डाइस गैम्बलिंग पॉपुलर पास टाइम थे। कॉपर और ब्रॉन्ज के लिए आयाज वर्ड का यूज किया गया है, जिससे यह पता चलता है कि इस एज में इनका यूज किया जाता था। हालांकि आयरन टेक्नोलॉजी के यूज का कोई एविडेंस नहीं मिला है। ट्रांसपोर्ट के लिए बुलक कार्ट्स, हॉर्सेज और हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स का यूज किया जाता था। सी और बोट्स के भी कुछ रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई ऋग्वैदिक एज की सोसाइटी की बेसिक एस्पेक्ट्स यानी पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स की। इनके अलावा हर सोसाइटी का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है रिलीजन, जो बेसिकली हर सोसाइटी को पाथ प्रोवाइड कराता है। आइए ऋग्वैदिक एज के रिलीजन पर एक नजर डालते हैं। ऋग्वैदिक रिलीजन। ऋग्वैदिक आर्यंस मेनली नेचुरल फोर्सेस जैसे अर्थ, फायर, विंड, रेन और थंडर को वर्शिप करते थे। इन नेचुरल फोर्सेस को डिफरेंट गॉड्स के रूप में देखा जाता था और इन्हीं की पूजा की जाती थी। यज्ञ के माध्यम से ही इनकी पूजा की जाती थी। आइडल वर्शिप और टेम्पल्स एग्जिस्टेंस में नहीं थे। प्रेयर्स और सैक्रिफाइसेस ही वर्शिपिंग का डोमिनेंट मोड थे। यहां यह जानना जरूरी है कि आर्यंस गॉड्स को वर्शिप स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए नहीं किया करते थे, बल्कि प्रजा, पशु, फूड के लिए किया करते थे। ऋग्वेद में वर्शिप की जाने वाली कुछ डेइटीज इस प्रकार हैं। इंद्र, जो आर्यंस के सबसे इंपॉर्टेंट गॉड थे। इनको पुरंधर यानी ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स भी बोला जाता था। इंद्र को रेन गॉड बोला जाता था और इनको वॉर लॉर्ड भी माना जाता था, जो आर्यन सोल्जर्स को लीड करते थे डीमंस के खिलाफ।
ऋग्वेद में इनको 250 हिम्स डिवोट किए गए हैं। अग्नि, जो कि सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट गॉड मानी गई हैं, इनको गॉड ऑफ फायर बोला जाता था। अग्नि गॉड्स और पीपल के बीच एक तरह के इंटरमीडियरी का रोल प्ले करती थी। ऐसा माना जाता है कि यज्ञ के समय दी जाने वाली आहुति की स्मोक्स सीधे गॉड्स के पास पहुंचती हैं। 200 हिम्स इनको एट्रीब्यूट किए गए हैं। वरुण, जो कि तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट गॉड माने गए हैं, इनको वाटर का प्रतीक माना गया है। इनका मेन फंक्शन नेचुरल ऑर्डर को अपहोल्ड करना था। सोम, जिनको प्लांट्स का गॉड बोला गया है। मारुत्स, जो स्टॉर्म का प्रतीक है। सरस्वती एक इंपॉर्टेंट गॉडेस थी जिनको कई हिम्स में मेंशन किया गया है। ये सभी नेचुरल फोर्सेस थे जिन्हें डेटी माना गया और साथ ही ह्यूमन एक्टिविटीज भी इनको असाइन की गई। इनके अलावा कुछ विमेन डिविनिटीज भी थीं, जैसे अदिति और उषा, लेकिन ऋग्वेद में इनका प्रोमिनेंस देखने को नहीं मिला। सावित्री एक सोलर डेटी थी जिनको फेमस गायत्री मंत्र एट्रीब्यूट किया गया है। ऋग्वेद में इनको 300 बार मेंशन किया गया है। सोसाइटी पेट्रियार्कल होने के कारण मेल डेटीज को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। कुछ डेमिगॉड्स यानी यक्षास का मेंशन भी देखने को मिलता है, जैसे गंधर्वस, अप्सरास, आर्यमान एटसेट्रा। तो दोस्तों, इस कहानी में हमने देखा अर्ली वैदिक एज यानी ऋग वैदिक एज के बारे में। हमने समझा कि किस तरह आर्यंस ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट में माइग्रेट किया, न कि एक इन्वेडर के रूप में बल्कि सेटलमेंट के पर्पस से, और इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री के एक सबसे इंपॉर्टेंट फेज की शुरुआत की। आज के मैच्योर इंडियन कल्चर का फाउंडेशन स्टोन इसी पीरियड में रखा गया। लेटर वैदिक एज।